10 रुपए चिकन बिरयानी। ये कहानी है वीरगढ़ में रह रहे एक अमीर आदमी घनश्याम की। घनश्याम काफी रेस्टोरेंट्स का मालिक होता है। वो बहुत दान धर्म करता है। एक दिन, बेटा, जानता हूँ कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। चिल्लाना मत बेटा। अरे काका, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रेस्टोरेंट भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी सोच इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं आपकी मदद ना करूं। आइए, अंदर आइए और जितना मर्जी खाना खाना है खा कर जाइए। इस तरह वो गरीबों को खाना खिलाता है। एक दिन उसे एक गांव की मिठाई की रेसिपी के बारे में पता चलता है। यार, ये मिठाई तो वाकई में एकदम जबरदस्त है। अगर हम इसे हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर को खाने के बाद डिजर्ट के साथ सर्व करें तब कितना अच्छा होगा ना? जी बॉस, लेकिन इसकी प्रॉपर रेसिपी हमें उस गांव में जाकर ही पता चलेगी। चाशनी में पकाकर बनाई जाती है। गांव का नाम कुछ बिरामपुर, हाँ बिरामपुर है। फिर क्या, घनश्याम बिरामपुर के लिए निकल जाता है। वहां पर मिठाई की रेसिपी को जान लेता है और फिर शाम होती है। वो सोचता है, यहाँ का मौसम, इस गांव की हवा काफी ताजी और खूबसूरत लग रही है। क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं आज रात? हाँ। घनश्याम को काफी तेज भूख लगती है और वो गांव में रेस्टोरेंट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बहुत पूछताछ करने के बावजूद भी एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। सर, अब तो आपको लौट जाना चाहिए। ये गांव काफी पिछड़ा हुआ है। एक ढाबा तक नहीं है यहाँ पे। बहुत लोग जो अकेले रहते हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, जिनके घर पर कोई नहीं होता और जो बाहर से आते हैं, उन्हें भी यही दिक्कत होती है कि कोई भोजनालय या रेस्टोरेंट नहीं है। गांव वाले भी गांव के बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट का। अगर ऐसी बात है तो मैं इस गांव को बदलूंगा। अरे, रेस्टोरेंट का आजकल के जमाने में क्या महत्व है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मेरे रेस्टोरेंट्स के चेन कई गांवों और शहरों तक है। अब मैं इस गांव में भी बनाऊंगा एक रेस्टोरेंट। घनश्याम अब तय कर लेता है कि वो उस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल के ही रहेगा, लेकिन वो एक छोटे ढाबे से शुरुआत करता है। ढाबा तो खड़ा कर दिया, लेकिन मैं इसमें बेचूंगा क्या? सब्जियों को छांटना खरीदना तो बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट के बावर्चियों को यहाँ बुला लेता हूँ और मेरे रेस्टोरेंट का स्पेशल कोर्स चिकन बिरयानी बेचूंगा, वो भी कम दाम में, केवल 10 रुपए में, ताकि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके खाना अफोर्ड कर सके। घनश्याम के बावर्ची को बुलाया जाता है और चिकन बिरयानी बनाई जाती है। घनश्याम भी खाना बनाने में मदद करता है। ढाबे का नाम नवाबी स्वाद रखा जाता है और ढाबे के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है 10 रुपए चिकन बिरयानी। आइए आइए, लजीज, स्वादिष्ट और मसालेदार चिकन बिरयानी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, बिरामपुर में पहली बार एक चिकन बिरयानी ढाबा। अरे वाह, चिकन बिरयानी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये तो गजब हो गया। आहा, क्या खुशबू है इस बिरयानी की। मुझे 2 प्लेट दे दो, दबा के खाऊंगा। इस तरह ग्राहक धीरे धीरे चिकन बिरयानी खाने आने लगते हैं और गांव में कोई बहरूपी आकर अपनी तरक्की कर रहा है, इस बात को देख गांव के सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है, जाओ, जाकर उस अमीर बंदर के पेड़ की डाली को ही काट दो। जला दो उसके नवाबी स्वाद ढाबे को। कल का आया छछुंदर खुद को इस गांव का बादशाह समझ बैठा है। सस्ते दाम में चिकन बिरयानी बेचकर सारे गांव वासियों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। सरपंच के आदमी रात के अंधेरे में चुपके से जाकर घनश्याम के ढाबे को जलाने जा ही रहे होते हैं। तभी वहां पर घनश्याम और कुछ गांव के आदमी आकर सरपंच के आदमियों को मारते हैं। मार खाकर वो गुंडे भाग जाते हैं और फिर कभी दोबारा पलट कर नहीं देखते।
और फिर घनश्याम का 10 रुपए चिकन बिरयानी वाला नवाबी स्वाद ढाबा खूब चलता है। मजदूर माँ और स्वार्थी सास। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें ललिता नाम की एक लालची औरत रहती थी। उसका बेटा रवि जो एक कंपनी में मैनेजर था। ललिता को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका बेटा मैनेजर है। वो अपनी सहेलियों के सामने हमेशा बड़ी बड़ी हाँकती थी। एक दिन वो किटी पार्टी में, ललिता तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बनारसी साड़ी है, मेरे बेटे की पगार बढ़ी है तो उसी ने दिलाई है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी इसके बेटे की शादी नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी ना तब देखते हैं बेटा कितने तोहफे दिलाता है। पंडित जी को बोलूंगी ऐसा करने को। बहुत कोशिशों के बाद ललिता को उसके मन के मुताबिक लड़की मिल जाती है। उसका नाम आस्था था। आस्था गरीब घर से थी। वो 10वीं पास थी। उसकी उम्र भी 21 साल थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाई। रवि अपनी माँ के दबाव में आस्था से शादी कर लेता है क्योंकि रवि को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। पर धीरे धीरे आस्था घर संभाल लेती है और वक्त के साथ रवि भी उसे प्यार करने लगता है और वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। बड़ा बेटा छोटू जिसकी उम्र 9 साल और बेटी पीकू जिसकी उम्र 7 साल रहती है। एक दिन रवि अपने ऑफिस से लौट कर आता है और बच्चों को होमवर्क कराते हुए कहता है, आस्था तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करती? आजकल सरकार क्या क्या कर रही है लोगों को शिक्षित करने के लिए। मैं इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। सोचना जरूर, समय निकालना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। रवि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहू की पढ़ाई की चिंता मत करो। एक एक्सीडेंट में रवि की मौत हो जाती है। आस्था के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कंपनी से जो पैसा मिलता है वो ललिता अपने पास रख लेती है। थोड़े दिनों बाद बच्चे स्कूल से आते हैं। आस्था सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रही थी। माँ, अगर स्कूल में फीस नहीं दी तो टीचर हमें स्कूल से निकाल देगी। माँ जी, बच्चों की फीस देनी है स्कूल में, नहीं तो इनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। हाँ तो बंद कर दो पढ़ाई। एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से पैसे मांग रही है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। निकल जाओ मेरे घर से। ललिता आस्था और उसके बच्चों को घर से निकाल देती है। आस्था अपनी माँ के घर आ जाती है और झोपड़ी में रहने लग जाती है। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होता है। आस्था के पिता भी नहीं रहे थे और उसकी माँ मजदूरी कर रही थी। अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। वो भी ज्यादा नहीं कर सकती थी। माँ, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं तो मर भी नहीं सकती। माँ, हम कब स्कूल जाएंगे? मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। हे भगवान, तुझे हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इनकी जगह तूने मुझे मार दिया होता। बेटा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू कंपनी के मालिक से जाकर मिल ले। हो सकता है कुछ काम मिल जाए तुझे। रवि के बारे में सुनकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो हम आपको नौकरी दे देते, पर आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। कंपनी से जो पैसे बनते थे वो रवि की माँ ने ले लिए। आपको नौकरी करने का अनुभव नहीं है। हम क्या काम दें आपको? मैं कोई भी काम कर लूंगी साहब, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आस्था की हालत देखकर कंपनी के मालिक को दया आ जाती है। वो उसे मजदूर की नौकरी दे देता है, जैसे सामान उठाने और रखने का काम। आस्था के पास भी ये काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजदूरी का काम करने लगती है। नीचे से सामान ऊपर पहुंचाना,
ऊपर का सामान नीचे लाना। उस काम की तनख्वाह भी उसे बहुत कम मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। बेटा, तू क्यों स्कूल में इनका दाखिला करा रही है? भगवान की दया है कि हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है। अगर तू इन्हें स्कूल भेजेगी तो कैसे इनका खर्चा पूरा कर पाएगी? मैं खुद भी पढ़ूंगी और अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। इस तरह आस्था अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देती है। खुद भी प्रौढ़ शिक्षा से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। दिन में काम करती है, रात में प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में पढ़ाई करती है। आस्था बहुत मेहनत कर रही थी। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वो नौकरी के लिए आवेदन करती है। एक दिन उसकी झोपड़ी में कंपनी का मालिक आता है। आस्था, रवि ने कुछ तुम्हारे नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किए थे जो आज मैच्योर हो गई है। पहले मैं तुम्हारी सास के घर गया था, पर वहाँ तुम नहीं रहती। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पता चला। आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। आज तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। आज मैं तुम्हें मैनेजर की पद के लिए नौकरी ऑफर करता हूँ। क्या तुम करोगी? आपने मुझे इस लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। मालिक चला जाता है। इधर ललिता को एफडी के बारे में पता चलता है तो वो वकील से पेपर बनवाती है। उसे इंग्लिश में बनवाती है। कागजात बराबर बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बराबर है। अगर उसने पढ़ा तो? अरे वो अनपढ़ है, उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। ललिता वकील के साथ आस्था के घर जाती है तो देखती है आस्था अपने बच्चों के साथ सामान शिफ्ट कर रही थी। अरे बहू, ये सामान कहाँ जा रहा है? मैंने अपनी वसीयत इन बच्चों के नाम कर दी है, तू साइन कर दे यहाँ। माँ जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो अपने घर आ रही थी, इसलिए घर चलकर बात करते हैं। ललिता उसका व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। इनमें हस्ताक्षर कर दो। माँ जी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने एफडी के पैसे आपको दे दिए? तू कुछ भी बोलती है? तुझे क्या अंग्रेजी पढ़नी आती है? आप ये पढ़कर बोल रही हैं या अपने मन से? मन से क्यों बोलूंगी? इसमें लिखा है तो बोल रही हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे नौकरी भी मिल गई है। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने सारे हक छोड़ दिए, पर अब मैं अपना और अपने बच्चों का अधिकार लेने आई हूँ। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। ये मेरा भी घर है। क्यों वकील साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? ललिता जी, आपकी बहू सही कह रही है। जितना हक आपका है संपत्ति में, उतना ही आस्था और उनके बच्चों का है। आप इन्हें बेदखल नहीं कर सकती। ये एफडी के पैसे मेरे नाम पर ही रहेंगे। माँ जी, आपको जो कंपनी ने पैसे दिए हैं, उनमें से आधे पैसे इन बच्चों के नाम कर दीजिए। दोनों बच्चों ने बहुत सहा है कम उम्र में, अब और नहीं। जरा सोचिए, आपके बर्ताव से आपके बेटे की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे माफ कर दो बहू, अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ललिता का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपने पोते पोती और घर का ध्यान देने लगी।